हाय फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल है भाई सबके। आज बहुत दिन बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं और यकीन जानिए इतने ढेर सारे सवाल आए हुए हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि इतने बिजी हो गए अभी रिसेंटली कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हमने सोचा कि डेफिनेटली वी शुड डू इट, क्योंकि बहुत लोगों के और बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये नया माइक लगाकर इसमें। सो देखते हैं कि आज आवाज़ कैसी रहेगी। आई थिंक सब कुछ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि हमने आज माइक लगाकर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सो बताइएगा कि पहला माइक लगाकर क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सुनील कुमार जी हैं, उन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर में किया है, एमएससी एग्रीकल्चर में शायद कर रहे हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स का अमेरिका में क्या स्कोप है? तो देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब्स जो हैं अमेरिका में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप्स नहीं है यहाँ पर। जितना भी अगर आप पीएचडी के बाद देखेंगे, जब लोग यहाँ एमएससी के बाद पीएचडी करते हैं, सो प्लांट्स में एग्रीकल्चर में बहुत ही कम ऐसी लैब्स हैं जो परस्यू करती हैं जहाँ पर रिसर्च मोस्टली एनिमल साइंस में होती है। सो अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं बेसिकली, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर से अटैच नहीं है, सो ये अच्छा हुआ कि अगर आप अपना फील्ड चेंज कर लें। सो इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर किया है, सो आप पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में आराम से कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जब मैं पीएचडी कर रहा था कि उन्होंने एग्रीकल्चर से एमएससी किया था, लेकिन पीएचडी वो फिर एनिमल साइंस में मूव हो गए थे। तो उसमें बेसिकली आपके जो जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये साइमा हैं जो कि पाकिस्तान से शायद उन्होंने लिखा है कि वो पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज कर रही हैं। ओके। उनके कुछ पब्लिकेशन नहीं है, तो क्या वो ग्रीन कार्ड एनआईडब्ल्यू या फिर EB2 कैटेगरी में फाइल कर सकती हैं? उनके पास B1 B2 विजिटर वीज़ा है। ओके। सो देखिए, पहली बात, एक बात उसमें आपको मैं क्लियर कर दूं। इसमें दो तीन बातें हैं जो क्लियर करनी पड़ेंगी। NIW एंड EB2 जो है वो एक ही चीज़ है। सो ये अलग अलग नहीं। EB1 इससे अलग हो जाएगा, लेकिन NIW जो EB2 है ग्रीन कार्ड की कैटेगरी, वो एक। दूसरी बात, ग्रीन कार्ड है उससे आपके B1 B2 जो विजिटर वीज़ा है उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। सो बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड है, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सो B1 B2 का आप फायदा ऐसे ले सकती हैं कि आप B1 B2 अगर यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ आने के बाद आप B1 B2 पे आप जॉब सर्च कर सकती हैं, लोगों से मिल सकती हैं, इंटरव्यूज़ दे सकती हैं। सो ये काम आप अपने B1 B2 पे रहते रहते कर सकती हैं। B1 B2 पे आप कॉन्फ्रेंसेस में भी यहाँ पर आ सकती हैं, तो उसमें भी आप अपनी नेटवर्किंग कर सकती हैं। सो ऐसा ये बहुत कॉमन बात है, लोग इस तरह से बहुत करते हैं जॉब लेने के लिए। एंड वंस यू गेट द जॉब हियर, देन आपका NIW या EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड होना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं और उसमें जो वेट पीरियड है EB2 में, NIW में जो ग्रीन कार्ड होता है वो बिल्कुल नहीं है, जबकि जो इंडियंस हैं उनके लिए बहुत लंबा वेट पीरियड है। तो मैं कहूँगा कि आपका स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आप जॉब के लिए यहाँ पर ट्राई कीजिए, पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट डॉक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रही हैं, यूएस में ही है एंड वर्क वीज़ा पर इस वक्त हैं, जो कि पोस्ट डॉक कर रही हैं। वो पेपर पब्लिश करना चाहती हैं, लेकिन उनके सुपरवाइजर बोल रहे हैं कि वो अभी काफ़ी नहीं है पेपर पब्लिश करने के लिए। क्या वो अलोन ऑन हर ओन पेपर पब्लिश कर सकती हैं? एंड क्या टिप आप देना चाहेंगे उनको कि ज़्यादा पेपर पब्लिश कर सकें वो? सो देखिए, अलोन जहाँ तक पब्लिश करने की बात है पेपर, ये ठीक आइडिया नहीं है और ऐसा करना भी मुश्किल होगा, नामुमकिन टाइप समझिए, क्योंकि जो जिस ग्रांट पे आप काम कर रही हैं वो आपके PI ने लिखी होगी, PI को ही सब कुछ PI के थ्रू ही होना है। सो आपको अकेले पब्लिश करना, क्योंकि सारे अफिलिएशन जो हैं वो PI के हैं उस इंस्टीट्यूट से, आप पोस्ट डॉक हैं उनके साथ। सो ये तो अलग, ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए, अगर और दूसरी बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उस लैब में, सो मैं कहूँगा ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि वहाँ ज़्यादा लंबा रुकना। अगर आपका कोई पेपर बहुत ही मतलब बिल्कुल ऐसे एंड उस पर है, पब्लिश हो सकता है जल्द ही, उसको पब्लिश कर आप वहाँ से निकल लीजिए और दूसरी लैब ज्वाइन कीजिए। सेकेंड टिप मेरी आपके लिए ये रहेगी कि आप कह रहे हैं कि आपको अगर ज़्यादा पेपर पब्लिश करते हैं,
सो ज़्यादा पेपर एक ही तरह से देखिए, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशंस हो सकें वो बनाएं लोगों के साथ। आपने चाहे अपनी नेबरिंग लैब्स के साथ या फिर अपने जो आपके कलीग्स हैं उसी लैब में, अगर बड़ी लैब है तो उनके साथ काम कीजिए, कोलैबोरेशंस बनाइए। और जब आप काम किसी के लिए करते हैं ना, तो काम शुरू करने पर ही आप क्लियर कर लीजिए कि आपका क्या इंटेंशन है, कि आप भी उस प्रोजेक्ट में ऑथरशिप चाहते हैं। सो ये मैं कहूँगा आपसे ये कीजिए। अगर आप उस लैब से परेशान हैं तो ज़्यादा लंबा रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज से आपका टाइम ही सिर्फ वेस्ट होगा। तो दिखाते हैं आपको, ये हमारा देखिए पौधे अभी बड़े होने लगे हैं। अब इनको वीकेंड आने वाला है, इनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जल्दी। सो हम बड़े एक्साइटेड हैं इनको ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें इस बार हमने बीन्स जो है पहली बार उगाई हैं, और इसमें खीरे भी हैं कुछ जो कि छोटे छोटे उग रहे हैं। तो इनको जल्दी ही ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राउंड में, और फिर देखते हैं क्या होता है। सो चलिए थोड़ा सा चलते फिरते भी कुछ सवालात ले लिए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये मोनिका जी हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या स्टडी वीज़ा स्पाउस को और बच्चे को लेकर आ सकते हैं? देखिए इसका जो स्टडी वीज़ा है उसका आप बेशक स्पाउस बच्चों को लेकर आ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कहीं कहीं पर ये आ सकती है कि आप डिपेंड करता है किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि अगर आप, और ये भी डिपेंड करेगा कि आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर, बीएस करने आ रहे हैं, एमएस करने आ रहे हैं, या फिर पीएचडी करने आ रहे हैं। क्योंकि पीएचडी करते करते आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता है। सो वो स्टाइपेंड इतना होता है कि आप अपना गुजारा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लैविशली नहीं जी सकते हैं, लेकिन एक बार उसके बाद जब जॉब लग जाती है तब आपके पास अच्छा वो हो जाता है रहने के लिए। लेकिन पीएचडी में जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो उस हिसाब से सोचकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब फैमिली आपके पास होती है तो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट लेकिन आप अपने स्पाउस और बच्चों को लेकर आ सकते हैं। एक सवाल ये है कि अगर कोई यूएस से स्टडी करते हैं, जैसे मास्टर्स करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, तो क्या जॉब मिलने में कोई दिक्कत हो सकती है? क्या ऐसा भी होता है कि भाई इतनी महंगी पढ़ाई करें लेकिन उसके बाद फिर जॉब भी नहीं मिली? देखिए ये बहुत डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से क्या कोर्सेज करने आ रहे हैं, क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी करेंगे। कि भाई अगर हम यहाँ पर इन जनरल देखें तो जो डॉक्टर्स, जो एमडी है बेसिकली, जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, एंड बायोटेक का स्कोप है, सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर ये सारे देखें और इन सब से कुछ और प्रोफेशंस को हम लाइक, अगर आप हिस्ट्री में कुछ करने आए हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करने आए हैं, सो उसके मुकाबले जो स्टेम वाली फील्ड है, साइंस टेक्नोलॉजी वाली जो फील्ड है, वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत उसके कि जो अदर फील्ड्स हैं। सो आप जब यहाँ पर स्टडी करने आना चाहते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि यूएस में किन जॉब्स के लिए जो है ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप उससे रिलेटेड एजुकेशन लेंगे यहाँ पर, तो आपको मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होगी जॉब मिलने में। लेकिन जॉब मिलने में दिक्कत तभी हो सकती है जब आप कुछ ऐसा कोर्स करते हैं जिसकी डिमांड बेसिकली यहाँ पर जॉब्स की जो कम है एक्चुअली रिक्वायरमेंट। सो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ किन जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा है, उस हिसाब से स्टडी करनी है। सिचुएशन डिपेंडेंट भी है, जैसे कि पिछले 1.5 साल में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो हॉस्पिटैलिटी एरिया है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट या फिर एयरलाइंस हैं, उन सेक्टर्स में तो जॉब उल्टा चली गई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम जब आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या हालात चल रहे हैं अमेरिका के। सही बात, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत सारे होटल्स जो हैं, आप समझ लीजिए सालों साल पुराने होटल्स जो हैं बंद हो गए हैं। सो जैसा कि इन्होंने कहा कि ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो और ये टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि उस तरह की जॉब्स जो है होटल वगैरह की, या फिर आप कह लीजिए ट्रैवलिंग के लिए जितनी जॉब्स होती हैं, एयरलाइंस की जॉब्स जो हैं उनको कट डाउन है इस वक्त। सो ये लेकिन टेम्परेरी थिंग है, राइट। Hopefully within a year it will be, हाँ, जैसे ये ठीक होता जाएगा। एक सवाल है K1 वीजा को लेकर, उनका K1 वीजा रिजेक्ट हो गया है, तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए? सो देखिए, पहली बात मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो रिजेक्शन हुआ है उसको आप रीएनालाइज कीजिए। आप सोचिए कि आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, आपने क्या क्या उनके आंसर दिए, और आंसर देते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। क्या आप कॉन्फिडेंट थे, या आप कहीं पर लड़खड़ाए थे, झिझके थे, या कुछ आपने ठीक से बता नहीं पाए थे। वो चीज़ें रीएनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए, एक बार मेरा भी, अगर आप मेरी वीज़ा स्टोरी देखेंगे जाकर, मेरा भी वीज़ा जो है रिजेक्ट हुआ है।
बट मैंने फिर उसको रीएनालाइज किया और फिर कुछ बातें मैंने अपनी देखी कि शायद वो ठीक नहीं थी। उसको फिर मैंने अगले इंटरव्यू में जो है कोशिश किया कि अगर मुझसे सेम सवाल अगर आते हैं तो मैं उनका ठीक से जवाब दूंगा। सो ये जो है बहुत ही आपको रीएनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। रही बात कि आपको इसके अलावा क्या करना चाहिए, सो दूसरी बार वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको दूसरी बार वीज़ा अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। सो बट लेकिन जब आप दूसरी बार जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स भी, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट, हाँ, ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो आपके पास नहीं था उस वक्त, तो वो ध्यान कीजिएगा और वो उसको, और डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, सब अप टू डेटेड होने चाहिए। एक सवाल ये है संतोष सिंधे जी का कि H1B वीजा का ग्रेस पीरियड क्या है? सो अभी देखिए H1B जो वीज़ा है उसका ग्रेस पीरियड 60 डेज़ है। एक्चुअली पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब से आई थिंक कुछ साल पहले ग्रेस पीरियड जो है इसमें 60 डेज़ का दे दिया गया है। सो अगर किसी की जॉब चली जाती है तो यहाँ पर 60 डेज़ रहकर जॉब ढूंढ सकता है। अगर उसको जॉब मिल गई देन स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज 60 डेज़ के बाद जाना पड़ेगा। तो आज के यही सवाल थे। सो चलिए आज के सवाल यही, आज शाम भी हो चुकी है, अब तो थोड़ी शाम लेट से हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चंस जो है अगले और वीडियो में लेकर आए हम जल्द से जल्द, है ना। और स्क्रीन करते हैं। पिछले 2-3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा बिजी गए एक्चुअली। सो हमने कोशिश की कि ब्लॉगिंग करें, ब्लॉग डालें भी। सो एक ब्लॉग डाला भी था, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देखिएगा। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है आज का वो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और जिनके आपको लगता है काम का हो उनको ज़रूर से शेयर कर देना ये वीडियो, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।